नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सीधा आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है, अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है। और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो, और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और वर्ड्स आए तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग तो जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका मिलता है। मंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी वो सरकारी पैसे से होता है। मेरा यही निवेदन है नेता संसद से, बहुत अच्छी तरीके से इस तरह की बात नहीं आए कि जमीन बेच करके कर दिया जाए। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी, बीच में जो भी मैंने कहा जो कुछ भी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारेगी। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता। आपके समय घोषणाएं इतनी हुई, शिलान्यास इतने हुए, योजनाओं को पूरे 5 साल में तो पूरा लगातार माननीय अध्यक्ष जी देखता रहता था कि हर दिन जब देखो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आता था कि ये योजना तो हमने शुरू की है। अरे भैया, पूरी करके क्यों नहीं गए? अधूरी छोड़ करके क्यों गए? अगर अधूरी छोड़ करके गए तो उस पर अपना स्टिकर चस्पा करने के अवरोध से मुक्त हो जाइए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने यही कहा कि आप कोई एक ऐसा रोग हो गया है कि कोई योजना होगी उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चिपका दो। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय काम शुरू हुआ था। अरे आप अगर काम देखते, गरीबों का काम देखते, तो मैं समझता हूं कि आपको प्रशंसा के अलावा कोई दूसरा शब्द खोजने से नहीं मिलता। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, अब विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा वो उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की ही चर्चा कर रहा था। एक तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? तो मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि या क्या है, मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं,
जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं। तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरे प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार करवाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बात गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रहिए, उधर बैठने के लिए तैयार रहिए। मेरे लिए क्या कहा है, दूसरों का देखते रहे और अपना चुनाव हारे। मानी बैठिए, बैठिए आप। अरे बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के आज के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा। अरे आप नहीं चाहते कि केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं तो कह रहा था कि मैं सदस्य बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए। दोबारा सरकार बन करके आई है और दोबारा सरकार बन करके आई है तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए, इधर तो हम लोग रहेंगे क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे। अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता, मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए। आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की किसी की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आज के कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आप तो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष जी, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता। अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा, और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीतियां अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा, और 2 बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया, मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे। अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1 करोड़ 67 लाख गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया,
वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद वो गैस भी भरा रहे हैं। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है। अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में देगा, इसलिए आपको परेशानी। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। देखिए, हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। गरीब की चिंता अभी बता केशव जी, मैं बता दूंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा। गरीब की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है। अभी रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। अरे अभी सुनिए, मेरी पार्टी का जितना समय होगा मैं लेकर के बोलूंगा, आप परेशान मत होइए। माननीय नेता सुनने का साहस करिए। नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला हमको। अभी तो शुरुआत अभी वो मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे उसी रेशो के हिसाब से, समय उसी रेशो के हिसाब से। समय का रेशो वही है, समय का रेशो वही, समय का रेशो वही है। हम आप माननीय तो आपने देखा विधानसभा में किस तरीके से हंगामा यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब रुक करेंगे खबरों का। कपिल सिब्बल लखनऊ पहुंचे, उन्होंने सपा मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उनके साथ ही कार में नामांकन के लिए विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस में रहे कपिल सिब्बल ने सपा की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में जाएंगे। जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोगों को लगेगा कि ये किसी पार्टी से जुड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने देश में कि मोदी सरकार की खामियां जनता तक पहुंचाई जाए। मैं खुद इसका प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में कपिल सिब्बल ने बतौर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आजम खान की जमानत कराई है। सर, आपके आने से उत्तर प्रदेश की कितनी हमारे हम कह सकते हैं राज्यसभा में उठेगी? आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में लखनऊ में पुलिस ने एवरेडी चौराहे से लेकर गुलजार नगर चौकी तक पैदल गश्त करके अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सभी दुकानदारों को अपने दायरे में दुकान लगाने को कहा गया। साथ ही कहा कि अगर कोई भी अतिक्रमण रोड पर नजर आया तो उसका चालान नहीं बल्कि मुकदमा कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने लगभग 50 गाड़ियों का चालान भी काटा। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में नरपत खेड़ा में एलजीए ने बड़ी कार्रवाई की है। एलजी ने ये बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की है। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र नरपत खेड़ा में प्राइमरी विद्यालय के पास निकट भदौरिया टाइल्स के पास किए गए अनाधिकृत अवैध निर्माण पर एक चालानी कार्रवाई के बाद उस जगह को सील किया गया। ना एक ही बनी है बल्कि दो दिखा। बार एसोसिएशन कानपुर की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बार एसोसिएशन लॉन में आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। खास बात ये रही कि इनको कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री विधि और न्याय एसपी सिंह बघेल ने कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर हजारों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सबसे बड़ी बार कानपुर में मुझे आज उनकी नवनिर्वाचित जो बार की एसोसिएशन है उसका शपथ समारोह में मुझे आने का मौका मिला। मैं सब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए भी काम होगा और मुवक्किलों के लिए भी काम होगा। साथ ही जो मृत्यु
हमारे अधिवक्ता साथियों के समय हुआ। उत्तर प्रदेश उनका घर है। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां यहां पर इटवा डुमरियागंज की रहने वाली एक महिला ने एसपी कार्यालय के बाहर सपा विधायक माता प्रसाद पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मंच टूटने से महिला के पेट में सरिया घुसा था। महिला का आरोप है कि सरिया घुसने से उसका मिसकैरेज हुआ था और पैर में सरिया घुस जाने से उसका पैर सड़ रहा है और वो मदद के लिए एसपी ऑफिस गई तो उसे वहां से भगा दिया गया। उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आज 3 महीने से बीमार चल रहे हैं। मेरा पैर जो है इटवा में टूट चुका था, पेट में मेरे सरिया गया था, मुंह से मेरे खून निकल रहा था। मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, फिर भी मुझे पार्टी कार्यालय से हटा दिया गया। मेरा नाम बोर्ड पे वहाँ से कहाँ से कहा? हम आज 3 चलिए खबर प्रयागराज से है, जहां पर पीड़िता ने प्रयागराज पुलिस पर रेपिस्टों को बचाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे फर्जी मुकदमे में जेल भी भेजा गया। आपको बता दें कि महिला का तो ये तक कहना है कि उसको जेल से बाहर आने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित महिला रेप का आरोप कुलभूषण मिश्रा और विनय भूषण मिश्रा पर लगा रही है। महिला का कहना है कि जून 2020 में उसके साथ रेप हुआ था। आपको बता दें कि कई थानों में कुलभूषण पर मुकदमे दर्ज हैं। साल 2020 जून में दुष्कर्म किया गया और मुझे जहर देकर के मारकर जंगल में फेंक दिया गया है आरोपी कुलभूषण मिश्रा और विनय भूषण मिश्रा के द्वारा। इसके बाद उन लोगों को जेल हुई। पुलिस लगातार मुझ पे प्रयागराज की दबाव बना रही थी कि मैं 15 लाख रुपए लेके समझौता कर लूं, और जब मैं उन लोगों की बातें नहीं मानी तो उसी के 1 साल के बाद 2021 में मेरे ऊपर फर्जी रंगदारी का मुकदमा विपक्षियों और पुलिस की मिलीभगत से फर्जी रंगदारी का मुकदमा 2021 में करके मुझे जेल डाल दिया गया 1 महीने के लिए। मथुरा में सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर सफाई कार्य का बहिष्कार किया। मथुरा के भरतपुर के चौराहे पर एकत्र होकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की और नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि जब तक नगर निगम 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में 30 दिन का वेतन दिया जाता है, लेकिन मथुरा में नगर निगम की तरफ से 26 दिन का वेतन दिया जाता है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2018 के बाद यूनिफॉर्म भी नहीं मिली है। दिनांक 23/5/2022 को आम सभा में समस्त कर्मचारियों ने कामबंद हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया और उस सब लिखा पढ़ी से, उस सब वारदात से हमने अपने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया और सुबह से आज कामबंद हड़ताल हो गई है। और ये हड़ताल जब तक रहेगी जब तक कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं मान लिया जाता। कानपुर के कल्याणपुर स्थित प्रताप इंटरनेशनल स्कूल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा और अभ्युदय पत्रिका का विमोचन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। साथ ही बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान देशभक्त परम ओजस्वी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के हृदय में देशभक्ति और दृढ़ संकल्प बनाए रखना है। वहीं इस दौरान सर्वाइकल कैंसर पर विचार किया गया, साथ ही भविष्य में इसके प्रति सतर्कता बरतना और सचेत रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। Goddess of knowledge and wisdom, we now have Saraswati as the statue of Maharana, valor and bravery. Our guests moving towards the statue.
ठाकुरगंज इंस्पेक्टर का चाय वाले के साथ पिटाई का मामला काफी चर्चा में रहा। आपको बताते चले कि ठाकुरगंज का रहने वाला रिंकू थाने के पास ही चाय का ठेला लगाता है। रिंकू ने आरोप लगाया था कि इंस्पेक्टर हरीश चंद ने रविवार रात बिना किसी बात के उसकी डंडे से पिटाई की, फिर थाने ले जाकर पीटा। इसका वीडियो वायरल होने पर डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा ने एसीपी चौक आईपी सिंह को जांच सौंप दी थी। इसके बाद एसीपी आईपी सिंह रिंकू के घर गए। उसके परिवारजनों से पुलिस के इस मामले के लिए खेद जताया। इसके बाद रिंकू को बुलाए जाने पर एसीपी के दफ्तर रिंकू पहुंचा। एसीपी ने उसकी आर्थिक मदद भी की। साथ ही एसीपी ने बताया कि ठाकुरगंज पुलिस के बयान लिए जाएंगे और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के थाना सेक्टर 24 में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी के पास से पुलिस को जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और तमंचे बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय लुटेरा है। ये मुख्य तौर पर लोगों से मोबाइल लूटा करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ करीब 24 शिकायतें दर्ज हैं। देखिए, ये सेक्टर 57 किराए के पास चेकिंग चल रही थी सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में। वहाँ पे एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही थी। उसको रोकने का प्रयास किया गया, ये रुका नहीं और हमारी ये सूचना हमने आगे हमारी डीसीपी की उसको बताई। दोनों तरफ से घेराबंदी हुई। यहाँ ये जो जंगल है 54 का, इस जंगल के पास ये यहाँ पे गिरा और इसने अपनी बाइक छोड़ के भागने का प्रयास किया और हमारी टीम पे अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, इसमें घायल हुआ है और इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। पूछताछ में इसका नाम जुबैर पता चला है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। चलिए खबर मथुरा से है, जहां कदम विहार कॉलोनी में नशे में धुत एक महिला ने जमकर हंगामा किया और अपने भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को मेडिकल के लिए भिजवाया। वहीं महिला के पति का कहना है कि मेरी पत्नी 3 दिन से घर से गायब थी। मैंने अपनी पत्नी के साथ रविवार की रात को शराब का सेवन किया था। मेरी पत्नी मेरे भांजे पर दुष्कर्म का आरोप क्यों लगा रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसकी माँ, इसके भाई ने मेरे साथ 2 बार बलात्कार करने की कोशिश की। श्याम चौधरी के भाई ने। उसका नाम कौन है? राजपाल नाम है इसके भाई का। श्याम चौधरी कौन है? श्याम चौधरी मेरा पति है। और सचिन कौन है? सचिन चाहर उसका भांजा है। भांजा है। हाँ। तो भांजे ने क्या कुछ किया मेरे साथ? अभी मुझे कमरे में मैं लेटी हुई थी, मेरे साथ बच्चों को फोन दे दिया बाहर, कमरा बंद करके मेरे साथ बलात्कार किया है मेरा। अब दोपहर में दोबारा करा था। दोबारा आज फिर किया है। प्रदेश सरकार चाहे नारी सुरक्षा के कितने भी दावे करती हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जब सरकार के ये दावे खोखले नजर आते हैं। ताजा मामला लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बरावन कला में रेप पीड़िता 18 दिन बाद जिंदगी की जंग हारी। 13 साल की लड़की के साथ 5 मई को गैंगरेप हुआ था। तब से ही उसका इलाज क्वीन मैरी हॉस्पिटल में चल रहा था। वहीं इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं पीड़ित परिवार के। दुबग्गा थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार ने दुबग्गा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इस बीच मृतका की मां के साथ थाने में मारपीट भी की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने दुबग्गा थाने का घेराव किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस ने केवल एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में अभी भी नाकाम है। जो खत्म हो चुकी है उसकी बड़ी बहन हो। सर मेरी मम्मी जब मारा था, मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी। मेरी मम्मी के कॉलर पकड़ के मारा। मैं महिला हो कांस्टेबल ने मारा मेरी मम्मी। ये भी महिला होमगार्ड। लखनऊ में एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि एसटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल डीजल की
चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने डिपो से आने वाले टैंकरों से बिना डिजिटल लॉक खोले डीजल, पेट्रोल और डीनेचर्ड स्प्रिट चोरी करने वाले, साथ ही मिलावटी डीजल और पेट्रोल बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अवैध शराब के कारोबार करने वाले गैंग का सरगना अरुण यादव और उसके साथी धीरज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अरुण कुमार यादव मोहनलालगंज का रहने वाला है और धीरज सिंह आलमनगर लखनऊ का ही रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी अरुण यादव ने बताया कि कई और साथी भी इस वारदात में शामिल थे। बदायूं के अलापुर क्षेत्र के नगरिया हरिदास में आकाशीय बिजली गिरने से 15 साल के किशोर की मौत हो गई। आपको बता दें कि किशोर खेत में मक्का की रखवाली कर रहा था। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। देर रात आई तेज बारिश से बचने के लिए मृतक अर्जुन पाकड़ के पेड़ के नीचे छिप गया था। पेड़ के नीचे छिपे किशोर पर आकाशीय बिजली गिर गई और इसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बिजली गिरने के दौरान कई पक्षी भी मर गए। तो ये सब देखना, ये सब पूरे कबूतर ये मक्का रखाने के लिए गया था शाम को, रात के लगभग 1:30-2 बजे के करीब सो रहा था मक्के पर। इसी दौरान बिजली गिरने से हादसा हो गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।